प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में ये कह रहे हैं, शो दैट द इन्वर्स ऑफ आ डायगोनल मैट्रिक्स। इन्वर्स मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और डायगोनल मैट्रिक्स का आपका पता ही है कौन सा मैट्रिक्स होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एक, जिसकी सारी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं, और जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो हो भी सकती हैं और ज़ीरो नहीं भी हो सकती, सारी सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को जो है डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसकी आप लोगों को करवाई हुई है एग्जाम्पल के साथ। विद आल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों ने ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कंसिडर करना है जिसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो हों। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जो ये वाली पोजीशन वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनमें रो नंबर और कॉलम नंबर जो है वो सेम ही आता है, इस पोजीशन वाले एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे सारे नॉन ज़ीरो लेने हैं। ये जो क्वेश्चन में डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है उस डायगोनल मैट्रिक्स के केस में, ठीक है। अदरवाइज डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो भी हो सकते हैं, सारे के सारे जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे सेम भी हो सकते हैं, सारे के सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स के केस में, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जीरो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों ने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे आप लोगों ने सारे के सारे नॉन जीरो लेने हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं लेना, ठीक है। जीरो के अलावा जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों ने सारे के सारे लेने हैं। फिर आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, कोई भी इन जनरल बात हो रही है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायगोनल मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है। फिर आपको के पास इन जनरल जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा जिसके सारी की सारी मेन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो होंगी, उस डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इज आ डायगोनल मैट्रिक्स, कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। मीन्स वो भी कुछ इसी तरह का मैट्रिक्स होगा जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होगी? ज़ीरो होगी, और जो मेन डायगोनल है उसमें कोई ना कोई एंट्रीज जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होंगी। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो नॉन जीरो हों, जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो भी उसी शेप का जो है वो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है सेकंड पार्ट, शो दैट इनवर्स ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी वैसा ही है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल में सारी की सारी जो एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सारी की सारी एंट्रीज जो है सेम हो जाए मेन डायगोनल में तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम जो है स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सेम सारी एंट्रीज ले लें तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स के केस में भी अगर आप कोई भी जनरल एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आपके पास जो है स्केलर मैट्रिक्स होगा। मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी मेन डायगोनल में सारी की सारी एंट्रीज क्या आ रही होंगी? सेम ही आ रही होंगी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होंगी, ठीक है। ये दो पार्ट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करने के लिए दिए गए हैं हमें। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो पार्ट नंबर 2 का थोड़ा सा जनरलाइज वर्जन है। तो पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ, फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। पार्ट नंबर 1 में आपसे कहा गया कि आपने एक ऐसा जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करना है जिसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हों वो सॉरी जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हों वो जीरो हों। तो यहाँ पे हम जो है वो जनरली कोई एन ऑर्डर का जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स जो है कंसिडर कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए याद रखना है मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी होता है, ठीक है। जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब भी आपकी जो इस पोजीशन में जो एंट्रीज आ रही होती हैं वो सारी की सारी वो वाली एंट्रीज होती हैं जिनके रो नंबर और कॉलम नंबर जो है सेम होते हैं। अगर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो नंबर और कॉलम नंबर डिफरेंट है, तो इस पोजीशन में जो एंट्रीज आ रही होती हैं वो सेम रो और सेम कॉलम नंबर वाली जो है वो नहीं आती, ठीक है। तो इसको डिटेल में जो हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में डिस्कस किया हुआ है। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे इन जनरल लिखते हैं एन ऑर्डर का। एन ऑर्डर का मीन्स एन क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं हम लोगों ने नॉन जीरो कंसिडर की करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे नॉन जीरो एंट्रीज जो है कंसिडर करेंगे मेन डायगोनल की। जो D1 लेट से कह लेते हैं हम जो है वो पहली एंट्री है उसकी इस डायगोनल मैट्रिक्स की, कोई भी नाम रख सकते हैं, D1 भी रख सकते हैं आप जो है यहाँ पे, A1 भी रख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे A1।
उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 0, फिर 0 एंड सो ऑन। ये आपके पास आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये होगी पहली रो। उसके बाद दूसरी रो क्या होगी, 0। ये उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा A2। अब A2 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, A1 को देखो, A1 जो है आपके पास पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री थी, ठीक है। अब A2 के आपके पास दूसरी रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री है, ठीक है। तो सेम रो और सेम कॉलम वाली जो एंट्रीज हैं उनकी जगह पे जो है वो नॉन जीरो नंबर जो है यहाँ पे कोई जनरल कंसिडर कर रहा हूँ। और डायगोनल मैट्रिक्स होता है वही मैट्रिक्स है जिसमें जो सेम रो और सेम कॉलम वाली एंट्रीज जो हैं, एंट्रीज जो हैं जिनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, वो कोई ना कोई इन्वॉल्व हो रही होती हैं। और बाकी जो एंट्रीज होती हैं जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहती हैं, वो बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होती हैं, वो जीरो होती हैं। तो बाकी एंट्रीज जो मैं सारी की सारी यहाँ पे जो है वो जीरो कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सेकंड रो होगी। इसी तरह आप थर्ड रो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 0 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरी रो और तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट होगा, इसको मैं यहाँ पे A3 कंसिडर कर लूँगा इस तरह। फिर आगे एंड सो ऑन। सो ऑन यहाँ पे अगर नहीं लिखते, यहाँ पे एक दो जीरो और लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि पता चल जाए कि उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जीरो ही आएगा। तो 0 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह ये रोज़ आपकी चलती जाएंगी और लास्ट में यहाँ पहुँच जाएंगे nth रो के ऊपर, ठीक है। तो कितनी रोज और कितने कॉलम कंसिडर किए हुए हैं, n रो और n कॉलम कंसिडर किए हुए हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, nth रो पहुँच जाएंगे। तो वो भी क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 पहली एंट्री 0 है, दूसरी एंट्री भी 0 है, एंड सो ऑन चलते जाएंगे, सारी एंट्री जो 0 होगी। लेकिन लास्ट वाली जो nth रो और nth कॉलम वाली एंट्री है उसको हम जो है यहाँ पे an कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि वो सेम रो और सेम कॉलम वाली एंट्री है। तो ये आपका ये वाला यहाँ पे जो है वो ये डायगोनल में ये वाले एलिमेंट्स की तरतीब जो चलती जाएगी, ठीक है। किस तरह यहाँ पे A1 A2 A3 एंड सो ऑन एन, ये सारी की सारी क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है। और इनके ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखो मैंने एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है n क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने नॉन जीरो कंसिडर के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे पे आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ताकि वो क्लियर हो जाए कि आपने A1 A2 एंड 3 सोन को क्या कंसिडर किए हुए हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर AI मीन्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन जो भी हैं, AIs आर नॉन ज़ीरो। जितने भी AIs इन्वॉल्व हो रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, वो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। और बाकी तो एंटी ज़ीरो ही हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है वो एंटीज कौन सी हैं। अब ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंटीज क्या हैं, हम लोगों ने कंसिडर की हुई हैं, नॉन जीरो कंसिडर की हुई हैं। अब हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है और वो चेक करना है कि वो भी जो है वो इन दी एंड एक इसी तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही बनता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने रो ऑपरेशंस के जरिए आप लोगों को फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है कि जब भी आप लोगों ने किसी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, प्रीवियस मीटिंग में यही हम लोगों ने इसी की डिस्कशन की थी। तो उस मैट्रिक्स ए को हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं रो ऑपरेशन लगाने के बाद, ठीक है। तो जो रो ऑपरेशन लगा के आप लोगों ने मैट्रिक्स ए को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, वही रो ऑपरेशन भी क्या करते हैं, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो सेपरेटली जो है वो अलग से कंसिडर करके वही सेम रो ऑपरेशन जो है तरतीब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाते हैं। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो जिस शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाता है, वो वाला मैट्रिक्स क्या होता है, एक्चुअली मैट्रिक्स जो ए है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। तो यही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या आता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने मैट्रिक्स ए कंसिडर करना है यहाँ पे। इसके ऊपर हम नेक्स्ट जगह करेंगे रो और कॉलम सॉरी रो ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो कौन से रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म होता है या रिड्यूस होता है। बस अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसके ऊपर कौन कौन से रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, वो आप लोगों को मैट्रिक्स को देख के पता चल जाएगा करता है, वो याद रखने की जरूरत नहीं होती। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर का किस तरह का होता है, वो कुछ इस तरह का होता है कि जो डायगोनल एंटीज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, 1 आ रही होती हैं, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंटीज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो 0 होती हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है उसमें
जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो पहले से सारी की सारी ज़ीरो हैं, तो उनको हमें जो है वो ज़ीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको जो है वन बनाना है। उनको वन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उनकी जगह जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं हम क्या करेंगे, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो हैं इसलिए हम उन एलिमेंट्स को, या वो एलिमेंट्स जिस रो में मौजूद हैं उस रो को हम उन एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली रो की अगर अगर बात की जाए तो पहली रो में जो एंट्री आ रही है A1, इसकी जगह भी हमें वन चाहिए। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो ही हैं। इसकी जगह हमें वन चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी रो जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या R1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/A1 के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे R1 को 1/A1 के साथ। हम लिख सकते हैं बाय दिस। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी रो की अगर बात की जाए तो दूसरी रो में जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे A2, इसकी जगह भी हमें वन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी रो को भी जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/A2 के साथ। तो ये लिख दिया यहाँ पे। इस तरह एंड सो ऑन। तीसरी रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/A3 के साथ, और फोर्थ रो को 1/A4 के साथ, एंड इन दी एंड चल सो ऑन करते हुए nth रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/AN के साथ। तो ये सारे जो है वो ऑपरेशन जो है आप इकट्ठे जो है वो एक ही वक्त में लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो रोज़ हैं उनके ऊपर जो है वो ऑपरेशन जो अप्लाई हो रहे हैं। तो आप एक वक्त में एक से ज़्यादा रो ऑपरेशन भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके जो एक से ज़्यादा रो ऑपरेशन है वो डिफरेंट रोज़ के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, या रोज़ ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपकी चेंजिंग हो रही है वो डिफरेंट रोज़ में चेंजिंग हो रही है, तो आप एक वक्त में एक से ज़्यादा रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 में चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे R2 में चेंजिंग हो रही है, एंड सो ऑन आर यहाँ पे Rn में यानी कि nth रो में चेंजिंग हो रही है। तो आप ये सारे ऑपरेशन जो है एक ही वक्त में जो है वो इकट्ठे जो है वो लगा सकते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। तो ये वाले रो ऑपरेशन जो है यहाँ पे हम इकट्ठे ही लगाएंगे। सबसे पहला ऑपरेशन है कि फर्स्ट रो को 1/A1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। A1 के साथ जब 1/A1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1। बाकी एंटी जीरो है तो उनके साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपका आंसर यहाँ पे जीरो ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो के साथ जब 1/A2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, और बाकी एंटीज क्या बन जाएंगी, बाकी एंटीज आपके पास 0 बन जाएंगी ये वाली। थर्ड रो की बात की जाए तो 0 0 और A3 की जगह 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 0 ही एंटीज आ रही हैं तो बाकी एंटीज 0। इस तरह सो ऑन, nth रो 0 0 एंड सो ऑन, और लास्ट वाली एंट्री जो AN है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि उसको हम लोगों ने जो है nth रो को 1/AN के साथ मल्टीप्लाई किया होगा। बाकी सोन करके अगर आप देखें अब यहाँ पे, तो अभी आपके पास जो एक मैट्रिक्स बन रहा है ये वाला, ये n क्रॉस n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो जो ऑपरेशन लगाने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है ट्रांसफॉर्म किया है, वही सेम रो ऑपरेशन ये वाले क्या क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है अलग से लिखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है अलग से लिखेंगे। लिखते हैं n क्रॉस n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड सो ऑन 0। उसके बाद सेकंड रो 0 1, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 0 एंड सो ऑन 0। इसी तरह थर्ड रो, फोर्थ रो एंड सो ऑन, nth रो 0 0 एंड सो ऑन 1, और ये आपके पास मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी सोन आ जाएगा और यहाँ पे वन जो है इस तरह सोन चलता जाएगा। तो ये मैंने n क्रॉस n ऑर्डर का जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया जिसमें n ही रोज़ हैं और n ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अब जो रो ऑपरेशन मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर लगाए हुए हैं वही सेम रो ऑपरेशन जो आप इस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे। तो पहला ऑपरेशन क्या है, रो 1 को 1/A1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्या है, रो 2 को 1/A2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन nth रो को 1/AN के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारे ऑपरेशन एक ही वक्त में इकट्ठे लगा सकते हैं। तो लगाते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। रो 1 को 1/A1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/A1, बाकी एंटीज क्या हैं, 0 हैं। उसके बाद सेकंड रो, उसके साथ 1/A2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/A2 एंड उसके बाद 0 आएगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या आएगा, 0 ही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह थर्ड रो के साथ करेंगे तो थर्ड रो में जो है तीसरी रो तीसरी कॉलम वाली एंट्री जो है वो यहाँ पे वो 1/A3 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद 0 आएगा और बाकी एंट्रीज क्या आएंगी, सारी 0 आएंगी, और इससे पहले भी जो दो एंट्रीज हैं वो भी क्या होंगी, 0 होंगी। और ये जो है वो प्रोसीजर चलता जाएगा एंड nth रो तक जो है वो जाएंगे। nth रो की स्टार्ट वाली सारी एंट्री 0 हैं, और एंड वाली एंट्री जो 1 है उसकी जगह उसके साथ
जब हम 1/an मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/an एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर हम लोगों ने सेम वो सारे के सारे ऑपरेशन जो अप्लाई कर दिए हैं, जो ऑपरेशन जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होने के बाद उसको हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया था। अब ये जो मैट्रिक्स हमें मिला ये वाला, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है, लेकिन ये क्या है, ये मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, अगर ये वाला मैट्रिक्स आपके पास जो है मैट्रिक्स ए है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या है, फिर ये वाला मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, और यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का वे है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, कि अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट में यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। आप इन दोनों मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए और ये जिसको मैंने मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कह रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंफर्म भी कर सकते हैं कि जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आंसर मिल जाएगा, जहाँ से कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि वाकई ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। बाकी अगर आपको लगता है क्वेश्चन आपने सोल्यूशन सही किया तो आपको कंफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिजल्ट में आपको मैट्रिक्स मिल गया ये मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, जिसकी सारी की ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंटिटीज क्या हैं वो 0 हैं, और जो मेन डायगोनल है उसमें कोई ना कोई एंटिटीज जो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये हम लोगों ने जो है वो को पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था कि जो अगर आप कोई भी इन जनरल एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं जिसकी सारी की सारी जो है वो मेन डायगोनल वाली एंटिटीज जो हैं वो नॉन जीरो हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए, इसी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो उन्होंने जो है वो अब स्केलर मैट्रिक्स की बात की हुई है, तो हम स्केलर मैट्रिक्स की बात भी यहाँ पे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन में स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी मेन डायगोनल में ये सारी की सारी एंट्रीज क्या होती हैं, सेम नंबर होते हैं, सेम ही नंबर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे A1 है, या सिंपली कह दें यहाँ पे A1 की बजाय क्या कर लें, यहाँ पे सिंपली आप A लिख दें, यहाँ पे भी A लिख दें, यहाँ पे भी A लिख दें, एंड सो ऑन। एंड थ्रो में जो एंट्री है उसको भी आप क्या लिख दें, A लिख दें, सभी एंट्रीज को जो आप A कर दें। ठीक है, ये सारी एंट्रीज क्या बन जाएंगी, सेम बन जाएंगी। ठीक है, और जब ये सारी सारी एंट्रीज आप सेम ले लेंगे तो ये है तो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन अब हम इसको जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी मेन डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम हो जाए उसको स्केलर मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। तो अब ये स्केलर मैट्रिक्स आपके बन गया है। अगर आप अब आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो 1 को भी 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को भी 1/a एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन, nth रो को भी 1/a एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब जो ऑपरेशन लगाने के बाद स्केलर मैट्रिक्स को आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया है, वही रो ऑपरेशन जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे। जितने ऑर्डर का ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, वही रो ऑपरेशन जो है उसी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 1/a 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 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/a। अब ये मैट्रिक्स देखें, ये भी मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों स्केलर मैट्रिक्स बन रहा है, आप देख सकते हैं कि जो मेन डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं वो सारी की सारी सेम ही आ रही हैं, 1/a ही आ रहा है। तो स्केलर अगर मैट्रिक्स लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपको इन दी एंड जो है एक स्केलर मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेना ये वाला डिटेल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहे हैं, फॉर आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है उसके बारे में आपने आप लोगों को डेफिनेशन बताई हुई है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, या ऐसा मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो या जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस ऐसा मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन ये जो 5 रिजल्ट्स आपको यहाँ पे गिवन दिए गए हैं ये 5 रिजल्ट जो है जनरली होल्ड करते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट ये है कि अगर आप मैट्रिक्स ए की पावर n लेते हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो नॉन सिंगुलर है उस मैट्रिक्स की बात हो रही है, अगर आप
उस तरह के किसी भी मैट्रिक्स की पावर n लेते हैं, पावर n लेने के बाद आप जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है फाइंड आउट करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा? वो इसके इक्वल होगा कि आप पहले क्या करें, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, फिर आपको रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसकी पावर n ले लें। ठीक है, n क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, पावर हम जो है वो मैट्रिक्स के केस में वो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर ही लेते हैं। तो ये वाला रिजल्ट जो है वो जनरली होल्ड करता है किसी भी मैट्रिक्स के केस में जो कि क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। पहले फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स जो है उसकी पावर अगर 3 लेते हैं, आपको रिजल्ट में नया मैट्रिक्स मिलेगा, फिर आप क्या करते हैं, वो जो नया मैट्रिक्स आपको मिल रहा है आप उस मैट्रिक्स की का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेते हैं। तो ये किसकी इक्वल होगा? ये इसी की इक्वल है कि आप पहले क्या करें, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लें, और फिर आपके पास जो मैट्रिक्स आपको आंसर मिलेगा वो आप उस मैट्रिक्स की पावर 3 ले लें, तो दोनों आंसर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे इन जनरल, सिर्फ उस मैट्रिक्स के लिए जो नॉन सिंगुलर होगा, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट ये है कि अगर आप मैट्रिक्स को जो है किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर उस मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लें। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा? वो इसके इक्वल होगा कि आप जस्ट वो जो नंबर है कि उसका इन्वर्स लिख लें, नंबर का इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना आता है, और अगर आपका नंबर जो है वो कि कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी फाइंड आउट करना आता है आप लोगों को। तो कोई भी जो भी नंबर है उसका इन्वर्स मीन उसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो फाइंड आउट कर लें, और साथ में जो है वो ए का इन्वर्स जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों क्या होंगे, रिजल्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे के जो है आपके पास नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। ठीक है, अगर के अगर जीरो होगा तो जीरो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर की आपके पास कोई हो, फिर आप के को जो है वो मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो वो किसकी इक्वल होगा कि आप पहले के का इन्वर्स ले लें और उसके साथ फिर ए का इन्वर्स ले लें, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों रिजल्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर आप मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर आपको रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो किसकी इक्वल होगा? वो इसकी इक्वल होगा कि पहले आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें, रिजल्ट में फिर आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा ट्रांसपोज लेने के बाद फिर उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें, तो दोनों जो है वो साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये रिजल्ट भी जनरली होल्ड करता है। फोर्थ पार्ट में ये बता रहे हैं, अगर आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं और फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं, तो वो किसकी इक्वल होगा? वो इसकी इक्वल होगा कि पहले आप क्या करें, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें, और फिर रिजल्ट में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उस सारे के सारे मैट्रिक्स का आप क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, तो ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे, दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी जनरली। और लास्ट पार्ट में ये कह रहे हैं, अगर आप किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिल रहा है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, और उसके बाद कॉन्जुगेट लेने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा? कि आप पहले क्या करें, यहाँ पे एंड पे क्या लिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया है, तो वो इसकी इक्वल होगा कि आप पहले क्या ले लें, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से पहले क्या लिया था, कॉन्जुगेट लिया था, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद जो है वो आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, और यहाँ पे पहले क्या लिया था, ट्रांसफर लिया था, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, एंड पे ट्रांसफर ले लें, तो तरतीब को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या होगा, ये इक्वल होगा, ये जनरली आपस में इक्वल होगा नॉन सिमिलर मैट्रिसेस के केस में। तो ये 5 रिजल्ट्स हैं, आप लोगों ने 5 रिजल्ट्स में जो आपको जो स्टेटमेंट्स गिवन दी गई हैं नॉन सिमिलर मैट्रिक्स के केस में, जनरली इन स्टेटमेंट्स को आप लोगों ने ज़बानी याद करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कहीं ये लिखा हुआ हो तो उसकी जगह हम जो है वो ये लिख सकते हैं अपने सोल्यूशन के हिसाब से, अगर कहीं ये लिखा हुआ हो तो उसकी जगह हम जो है वो ये भी लिख सकते हैं अपने सोल्यूशन के हिसाब से अगर हमें ज़रूरत पड़े। तो ये रिजल्ट्स आप लोगों ने जो है वो ज़बानी याद रखने हैं। इनका प्रूफ जो है, प्रूफ हम लोगों ने जो है वो नहीं करना, प्रूफ आप लोगों के कोर्स में जो है वो इंक्लूड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का वर्ड जो है वो इन्वर्स से निकला है। इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल, अगर ए आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है, मीन्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, जब सिंपली इन्वर्स की बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, तो ए ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इसके साथ साथ क्या गिवन दिया गया है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, देन हमने शो करना है कि बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स होगा।
और क्वेश्चन में क्या है, अगर ए आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए उसके अलावा ए में ये भी खास बात है कि ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें ओ तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम लोगों ने ये शो करना है, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, जो मैट्रिक्स बी है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो आ रहा है, वो मैट्रिक्स बी क्या होगा, वो जीरो मैट्रिक्स होगा। उसके अलावा कोई और मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा जिसके साथ ए को मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास जो है वो जीरो मैट्रिक्स आए। ठीक है, अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए को जब भी हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आंसर हमारे पास जीरो आ रहा है तो वो तभी ही आ सकता है जब भी जो है वो जीरो मैट्रिक्स हो, अदरवाइज आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स आपका जो है वो नहीं आएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे शो करना है। तो हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि अगर ए जो है इन्वर्टिबल हो और ए भी जो है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो तो वाकई बी जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल बनता है। तो सोल्यूशन इसका जो यहाँ पे करते हैं, आसान ही है सोल्यूशन, दो तीन लाइनों का ये सोल्यूशन है इसका। तो पहली कंडीशन तो ये गिवन है कि ए जो है इन्वर्टिबल है, गिवन दैट मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए अगर इनवर्टिबल है इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट। ये आप लोगों को पता होगा कि हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही में गिवन दिया गया है कि ए इन्वर्टिबल है, इसका मतलब यही है कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट आल्सो एक और इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन दी गई है, वो क्या है, वो ये है कि मैट्रिक्स ए को जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर हम मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें क्या मिलता है, आंसर हमें जीरो मैट्रिक्स मिलता है। अब ये जो गिवन कंडीशन हमें गिवन दी गई हैं, इनको ही हमने यूज़ करना है और प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स बी है वो जीरो मैट्रिक्स है। तो पहली कंडीशन में क्या गिवन दी गई थी कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है। मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कोई ना कोई आपको ए इन्वर्स ये वाला मैट्रिक्स भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मिल ही जाएगा तो हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे ये गिवन दी गई है, इसकी दोनों साइड के साथ लेफ्ट साइड के साथ मैट्रिक्स ए को जो है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखना मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के केस में साइड जो है मैटर करती हैं। तो आप लोगों ने बाकायदा बताना है कि कौन सी साइड के साथ 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 जो है वो इक्वेशन की कौन सी साइड से जो है आप किसी मैट्रिक्स को जो है वो दोनों साइड से जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अब मैट्रिक्स ए को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो इस इक्वेशन की दोनों साइड के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी, और ये किसकी इक्वल होगा, ये इज इक्वल टू होगा ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब क्योंकि ए इनवर्स जो है ये वाला, ये मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो ये जब अब मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डंटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये जनरल ही डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, क्या एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब ही होता है जब उसको उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। अगर ऐसा ना हो तो फिर मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है कि वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि हम लोगों ने ये वाला कंसिडर किया हुआ है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि इसको जब हम मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें इसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, साथ में क्या है मैट्रिक्स बी, और ये किसके इक्वल है, ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स चाहे जो मर्जी मैट्रिक्स हो, इसको जब जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में इन दी एंड जीरो मैट्रिक्स ही राइट आंसर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ, सेम ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स आता है जिस मैट्रिक्स के साथ आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया होता। ठीक है, जैसा नंबर के केस में होता है कि वन को आप जो है जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर आप -5 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए आपको वही नंबर जो आंसर मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा जिसके मैट्रिक्स के साथ आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स बी और राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो मैट्रिक्स मैट्रिक्स पहले से मौजूद है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से। तो जो गिवन कंडीशन आपको दी गई है क्वेश्चन में, उन दोनों कंडीशन को यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद हमें जो है वो ये वाला रिजल्ट मिला है कि मैट्रिक्स बी जो है वो जीरो के इक्वल है।
या कह लें कि वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि अगर आपके पास ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ऐसा मैट्रिक्स है कि उसको अगर मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब ये कंफर्म बात है कि जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, वो जीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोग स्किप कर देंगे, आप लोगों के कोर्स रिलेटेड जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके अलावा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 6 है उसका सोल्यूशन भी डिटेल के साथ आप लोगों को प्रीवियस मीटिंग में जो है करके बताया है। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड आउट करना है, वो पार्ट्स आप लोगों ने जो है फिर खुद कर लेने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी किया है अभी, कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया होता है उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाने के बाद उसको डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर जो रो ऑपरेशन आप लोगों ने लगाए हुए होते हैं उनको सीक्वेंस वाइज जो है वो उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर का डंटी मैट्रिक्स लिख के उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट में आपको जो मैट्रिक्स मिलता है वो गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये दो मीटिंग जो है वो इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड पहले हो चुकी हैं, जिसमें एक मीटिंग में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए दिया था, और लास्ट मीटिंग में मैंने आप लोगों को जो है वो इसका पार्ट नंबर 6 है जिसमें अयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, इसका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट जो है करके बताया था, जिसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है यूजिंग रो ऑपरेशन जो है फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो बाकी पार्ट्स आसान ही हैं, बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने खुद ही करने हैं, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है खुद ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे, पार्ट ये मैट्रिक्स जो है वो अगर आप लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे और इसको डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इस मैट्रिक्स को, तो इसका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम तो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा डंटी मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तीसरे कॉलम में थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पे क्या आ रहा है, के आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे जीरो चाहिए। अगर यहाँ पे जीरो बन जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स बन जाएगा, डंटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जिस एलिमेंट की जगह जीरो चाहिए होता है, वो एलिमेंट जिस कॉलम में मौजूद होता है उस कॉलम में देखे वन कहाँ पे आ रहा है, वन अगर नहीं आ रहा तो वन बनाने के बाद क्या करते हैं, उस वन की मदद से जो है वो बाकी एलिमेंट्स को हम जीरो कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे के की जगह जीरो करना है तो के में से के को माइनस करना होगा, तो हम क्या करेंगे, रो 3 को जो है वो के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा आपके पास जीरो जीरो और के, यहाँ पे आपको के मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा आंसर के इंटू रो 3 का। अब इसको क्या करेंगे, R1 में से जो है वो इस के इंटू R3 को जो है वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। R1 में से जब के इंटू R3 को माइनस करेंगे तो R1 में चेंजिंग होगी, वन में से जीरो को माइनस करेंगे तो वन आएगा, जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और के में से के को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। बाकी रो जो है एज इज वैसे की वैसी रहेंगी, जीरो वन जीरो 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 और वन। तो ये डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैट्रिक्स कितने रो ऑपरेशन लगाए हैं, फिलहाल यहाँ पे एक ही लगाया, तो पहला पार्ट था आसानी था, एक ही रो ऑपरेशन लगा के जो डंटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब यही रो ऑपरेशन आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला डंटी मैट्रिक्स जो है वो साइड पे लिख के ये वाला रो ऑपरेशन जो है वो डंटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाना है, और डंटी मैट्रिक्स जो है वो जिस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, लेट्स से ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो ए है, तो डंटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म होगा ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इस तरह आप लोगों ने बाकी पार्ट्स जो है वो उनके भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो यूजिंग रो ऑपरेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।